गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिल रहे हैं। भूपेंद्र पटेल कल शपथ ले सकते हैं और ये इस वक्त एबीपी न्यूज पर ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूबे के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं नए मुख्यमंत्री गुजरात के। बस अब से कुछ ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी, विधायकों की बैठक, और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि अब विधायक दल के नेता होंगे भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विजय रूपाणी भी नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही आप देख रहे हैं राज्य के जो राज्यपाल हैं वो भी, जिनके साथ ये मुलाकात चल रही है। तो गुजरात में ये एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है। चुनाव से करीब साल भर पहले बीजेपी ने अपना चेहरा वहां पर बदल दिया। हालांकि ये सवाल बना हुआ है कि आखिर इस बदलाव से कितना फायदा बीजेपी को होगा। पाटीदार समुदाय से आते हैं, घाट लोदिया से विधायक हैं भूपेंद्र पटेल। कहा यही जा रहा है कि विजय रूपाणी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी या फिर कोरोना परफॉर्मेंस वगैरह को लेकर जो दिक्कतें थी, उस छवि को दुरुस्त करने का यह प्रयास है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक इस वक्त जुड़ गए इसी खबर पर और अधिक जानकारी हमें देंगे। रौनक, क्या सियासी हलचल आप गुजरात में देख पा रहे हैं और ये जो नया चेहरा अचानक से आ गया, जो कि बीजेपी की एक आदत सी भी अब हो गई है, कह सकते हैं कि एक सरप्राइज देने वाली बात, इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए, सरप्राइज बीजेपी में हो सकती है जो शख्स पहली बार विधायक बना है। हालांकि उनका पॉलिटिकल करियर काफ़ी लंबा है, 20-22 साल से वो एक्टिव थे। पहले स्थानीय लोकल बॉडी में वो चुनाव लड़ते थे और पहली बार 2017 में जब लड़े तब तभी भी किसी को अंदाजा नहीं था कि भूपेंद्र पटेल को टिकट मिल सकता है, और वो जीते। और आज ऐसे समय काल में जब 12-13 महीने के बाद चुनाव आ रहा है गुजरात में, इस बदलाव का सकारात्मक असर जरूर नजर आएगा, क्योंकि विजय भाई के चल गए एक एंटी इनकम्बेंसी बनी थी। लोगों में खास करके जो विधायक थे वो काफ़ी असंतुष्ट थे। विधायक ये कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो बाबू राज जो है गुजरात में काफ़ी हावी होता जा रहा है और विधायक या तो मंत्रियों तक की कोई सुनता नहीं है। और कार्यकर्ताओं में ज़्यादा आक्रोश था, जनता से भी ज़्यादा आक्रोश कार्यकर्ताओं में था। उसको दुरुस्त करने का प्रयास है। लेकिन बीजेपी की हालत गुजरात में वैसे भी अच्छी थी, क्योंकि जो जितने भी लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, रूरल इलाके और ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके दोनों में अच्छे नतीजे लेके आए थे। फिर भी पिछले 6 महीने से बातें चल रही थी कि विजय भाई को बदला जाए, और आखिर में हुआ भी यही। और जैसे ही बदला, ठीक उसके 24 घंटे के अंदर एक नया चेहरा लाके रख दिया। आपको ताजुब होगा, 20 मिनट पहले प्रदेश के नेताओं को पता चलता है, शायद जो भी निरीक्षक आए थे, ऑब्जर्वर आए थे, उनको पता चलता है कि भूपेंद्र भाई पटेल को सीएम बनाना है। आप समझ सकते हैं कितना सस्पेंस रहा होगा और कितनी बारीकाई से काम किया होगा। भूपेंद्र भाई काफ़ी लो प्रोफाइल है, पहली बार। दूसरी बड़ी बात है कि घाटलोडिया जो असेंबली सीट है वो अहमदाबाद शहर में आती है, और गुजरात के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि मूलतः अहमदाबाद में रहने वाला अहमदाबादी नागरिक, अहमदाबाद शहर का रहने वाला, हालांकि नरेंद्र भाई भी मणिनगर के विधायक थे, लेकिन मूलतः अहमदाबाद का नागरिक मुख्यमंत्री बना हो, और सबसे बड़ा शहर है, स्वाभाविक तौर पे उसकी असर आएगी। और पाटीदार कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। पाटीदार में लेवा पटेल और कड़वा पटेल दोनों है। कड़वा पटेल की उत्तर गुजरात में तादाद ज्यादा है, और स्वाभाविक तौर पे ही 2017 में पाटीदार नाराज थे। अब जो नाराजगी थी वो काफी हद तक दूर हो चुकी होगी। जी रौनक, आपने बहुत सटीक विश्लेषण किया। दोबारा मैं आपके पास लौटूं उससे पहले नीरज पांडे का भी रुख कर लेते हैं। नीरज, आप वहां पर मौजूद थे जब बैठक चल रही थी विधायकों की, आपने हम तक ये खबर पहुंचाई थी। जरा ये बताइए, मुख्यमंत्री को लेकर तो फैसला हो गया, उप मुख्यमंत्री को लेकर भी क्या कुछ खास समीकरण साधे जा रहे हैं? देखिए, उप मुख्यमंत्री को लेकर निश्चित रूप में सोशल समीकरण और सामाजिक जो ताना बाना है उसको बैठाने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन अभी भी उप मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि जब हमने CR पाटिल से इस विषय पर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि फिलहाल कल मुख्यमंत्री की शपथ होगी और उसके बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या होगा। यानी कि अभी उप मुख्यमंत्री और जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्य हैं उनको लेकर संशय बरकरार है, और ये माना जा रहा है अगले 1-2 दिन, यानी कल शपथ हो जाएगा। शपथ होने के बाद ये लिस्ट बनेगी और लिस्ट उसको शायद सेंट्रल अप्रूवल के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा, और वहाँ से फिर जो सेंट्रल अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ही ये तय होगा कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा और कौन कौन
मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर गुजरात और साउथ दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र, इन तीनों का प्रतिनिधित्व देने की कोशिश पार्टी करेगी, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। और 2022 में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी, जैसा कि रौनक ने भी ये बात कही कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए एक नए चेहरे पर दांव लगाया गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का ये मत होगा कि उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए कुछ नए चेहरे और कुछ पुराने और समझदार लोगों को का कॉम्बिनेशन बना के नई जो मंत्रिमंडल है उसको बनाया जाए। तो देखिए, पार्टी का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है 2022 का चुनाव जीतना, और उसके लिए पार्टी जिन जिन चेहरों को लगेगा उनको कोई मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए या सोशल समीकरण बैठाया जाना चाहिए, उस तरह करे। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो पिछले कुछ दिनों में 4 केंद्रीय मंत्री सेंट्रल में एडजस्ट किए गए। उसमें जो 2 सबसे बड़े नाम, जो दोनों सौराष्ट्र से आते हैं, पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख भाई मांडविया, उन दोनों को राज्य से केंद्र कैबिनेट में प्रमोट किया गया। तो ये दरअसल उसी की कवायद है जो आज मुख्यमंत्री चेंज हुआ और आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। चलिए रौनक पटेल के पास एक बार फिर से चल लेते हैं। और रौनक, जरा ये बताइए, क्या ये सब कुछ बहुत आसानी से हो गया? क्योंकि कई दावेदार थे, कई इस रेस में नाम सामने आ रहे थे, और नितिन पटेल ने तो इशारों में और संकेतों में अपनी दावेदारी पेश भी कर दी थी। देखिए, नितिन पटेल के साथ दूसरी तीसरी बार हुआ। 2017 में तो इंटरव्यू भी दे चुके थे। स्वाभाविक तौर पे उनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये पार्टी डिसिप्लिन के साथ जुड़ी हुई है और नितिन पटेल पार्टी की कार्यशैली को जानते हैं, नरेंद्र भाई को भी जानते हैं, अमित भाई को भी जानते हैं कि किसी भी किस्म की एक्टिविटी करना जो पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ हो तो महंगा साबित पड़ सकता है। दूसरी बात यह कि नितिन पटेल जिस कम्युनिटी से आते हैं, कड़वा पाटीदार हैं, उसी कम्युनिटी से यही है। इतना ही नहीं, उनके ज्यादातर जो रिश्तेदार है भूपेंद्र पटेल के, वो नितिन भाई पटेल के मत क्षेत्र के हैं। यानी कि नितिन भाई पटेल नाराज जरूर हो सकते हैं, दुखी, नाराज नहीं बोल सकते हैं, दुखी जरूर हो सकते हैं। और स्वाभाविक तौर पर किसी का एक सोच होती है, ख्वाब होता है मुख्यमंत्री बनने का, और वो जब जाता है तो स्वाभाविक तौर पे दुख होता है, चोट भी पहुंचती है, लेकिन उस चोट को उन्हें बर्दाश्त करना होगा। हालांकि 2017 में जब उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया और कुछ मंत्रालय नहीं दिए गए, तब उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी बयान की थी। लेकिन उसके बाद अब नितिन भाई समझ चुके हैं कि इस प्रकार की नाराजगी या तो दर्द जाहिर में बयां करना मुश्किल खुद के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। दूसरी बात यह कि गुजरात बीजेपी देश के किसी भी बीजेपी यूनिट से ज्यादा डिसिप्लिन में बिलीव करता है। गुजरात में बीजेपी का एक भी विधायक अब तक कभी भी पार्टी के किसी भी डिसीजन के खिलाफ नहीं रहा है, और स्वाभाविक तौर पे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। और मुझे कहीं पर भी नहीं लगता है कि इस निर्णय से कोई भी दुखी होगा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे जब बड़ी पार्टी होती है, बड़ा परिवार होता है, गुट बनते हैं, लेकिन ये जो चेहरा है वो किसी के गुट का नहीं है, हर किसी के साथ मिलने जुलने वाला बंदा है, काफी लो प्रोफाइल है और हर किसी से अच्छे रिश्ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भूपेंद्र पटेल हर किसी को बैलेंस कर सकता है। दूसरी बात है क्योंकि सीआर पटेल काफी हाई प्रोफाइल है और यह लो प्रोफाइल है, तो एक दूसरे को पूरक हो सकते हैं। ठीक है, कहीं पर 10 ये सारी बातें तो हैं, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है, नीरज मैं चाहूंगा आप जवाब दें इस पर। चेहरे की बात जो बार बार हो रही है, ठीक है, एक चेहरा बदलकर दूसरा चेहरा बीजेपी यहां पर ले आई, लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के लिए, तो चेहरा तो वही है, तो फिर इन चेहरों को बदलने से क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्या ये जो बातें कही जा रही हैं कि गवर्नेंस को लेकर दिक्कत थी या कोरोना के समय में बढ़िया काम नहीं हुआ या एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये चीजें दूर हो जाएंगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता से अगर आप बात करेंगे, केवल गुजरात ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, असम की बात करें या बंगाल की बात करें, या कहीं भी किसी भी राज्य का चुनाव होता है, वहाँ नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा होते हैं। और नरेंद्र मोदी तो गुजरात के ही रहने वाले हैं, लंबे समय तक, करीब 14 साल से ज़्यादा का समय उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काटा है। तो नरेंद्र मोदी स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, वो स्वाभाविक रूप से पार्टी का चेहरा होते हैं। अब रही बात, आपने कहा कि चेहरे बदलने से क्या, तो कई बार क्या होता है, चेहरे बदलने से कार्यकर्ताओं के अंदर जो मायूसी आ जाती है वो उत्साह में तब्दील हो जाती है और उसका फायदा सीधा पार्टी को चुनावी राजनीति में मिलता है। तो निश्चित रूप में यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान ऑफ एक्शन यही है कि चेहरा बदल दीजिए, ताकि उससे जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो जिन लोगों में इस बात की मायूसी है कि नहीं यार हमारे समाज से नहीं है, क्योंकि देखिए आप सामाजिक आने वाले वक्त में ये पता चलेगा नीरज, जो आप कह रहे हैं या जो सोचकर बीजेपी ने ये काम किया होगा कि आखिर इससे क्या फायदा होता है बीजेपी को, चुनाव में ये पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। रौनक पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।